हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में फिर से स्वागत है। आज हम लोग अर्थशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बार सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो अगर आप बिना स्किप किए हुए पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी संबंधित सवाल किसी भी परीक्षा में नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि इस टॉपिक को इतना मैंने विस्तार पूर्वक समझाया है कि आप खुद ही देखकर बोलोगे कि सर ये काफी यादगार क्लास रहा। तो बिना देर किए हुए हम लोग आज के टॉपिक पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। पहले हम लोग देखेंगे ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 ईस्वी तक चली थी। यानी कि 1951 से 56 ईस्वी तक चली थी। तो जितना भी योजना आयोग बना उसके लिए सबसे पहले हम लोगों का उद्देश्य जो होता था, उद्देश्य हम लोगों का जो क्या उस योजना का बनाने का उद्देश्य रहता था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का बनाने का जो उद्देश्य रहा, उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो अर्थव्यवस्था को संतुलित संतुलित विकास की प्रक्रिया से आरंभ करना। ये जो उद्देश्य हुआ, ये हुआ। लेकिन उसी में सबसे जो प्राथमिकता ये वाली जो बात आती है, तो प्राथमिकता किसको दी गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना रही, इसमें प्राथमिकता है जो किस पर दी गई? तो वो दोस्तों कृषि पर दी गई। कृषि पर दी गई। इस योजना को जो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है, वो कौन से मॉडल पर यानी कि किस मॉडल पर ये आधारित थी? तो ये जितनी भी हम आपको टॉपिक का ये जो पॉइंट बता रहे हैं, वे सभी आए हुए परीक्षा का प्रश्न है। वो सारे चीजों को हम पॉइंट वाइज आपको समझा देंगे ताकि पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट होगा एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यानी साफ साफ हो जाएगा। कहीं से कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी क्वेश्चन छूटने की। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो प्रथम जो है ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका जो लक्ष्य जो है वो 2.1% रखा गया था। यानी कि वृद्धि लक्ष्य जो है ये 2.1% रखा गया था। लेकिन जो प्राप्ति हुई यानी कि जो आउटकम हुआ वो कितना का हुआ? तो वो 3.6% हुआ दोस्तों। यानी कि वृद्धि लक्ष्य 2.1 रखा गया, प्राप्ति जो है वो 3.6 हुआ। तो यह योजना सफल रही। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आता है क्या कि इसी में हम लोग जो दो तीन पॉइंट और देख लेंगे। एक पॉइंट है कि इसमें जो प्रमुख बांध जो उस समय के थे, जैसे नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जो राशि आवंटित की गई, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही आवंटित की गई। तो वो है भाखड़ा नागल बांध, दूसरा हो जाएगा ब्यास परियोजना और तीसरा हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। तो इन तीनों परियोजनाओं के लिए दोस्तों काफी भारी राशि आवंटित की गई। किसमें? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी रही। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर। तो ये योजना किसके मॉडल पर आधारित थी दोस्तों? तो ये थी पीसी पीसी महालनोबिस
पीसी महालनोबिस के मॉडल पर, ये मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी यह। इसमें जो है मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा, इसका मुख्य उद्देश्य ये था दोस्तों, समाजवादी समाज की स्थापना करना। क्या करना? समाजवादी समाज की स्थापना करना। लेकिन इसमें प्राथमिकता क्यों किसको दी गई? इसमें उच्च प्राथमिकता जो है, इसमें उच्च प्राथमिकता जो है वो तीव्र औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र को, सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता इसमें दी गई थी। किसमें? उच्च प्राथमिकता जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है। अब हम लोग देख लेंगे इसका कि भारी उद्योग जो हो गया, इसी में भारी उद्योग हो गया, भारी उद्योग इसी में आते हैं, और खनिजों की प्राथमिकता भी इसी में दी गई। तो भारी उद्योग, खनिजों की प्राथमिकता, और उच्च प्राथमिकता जो है ये तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र का। तो इसी पंचवर्षीय योजना में जो है दोस्तों, ये कुछ इस्पात कारखाने और स्टील प्लांट की शुरुआत हुई, जैसे बोकारो इस्पात कारखाना। दूसरा हो गया भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट। तीसरा जो हो गया वो दुर्गापुर हो गया। ठीक है, तो इन सारे उद्योगों को, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, इन सबको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। तो सबसे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि बोकारो इस्पात कारखाना जो है वो किस देश की सहायता से जो है स्थापित किया गया अपने देश में? क्योंकि हम लोग अभी अर्थव्यवस्था के शुरुआती चरण में थे, तो हम लोगों का जो हमेशा से दोस्त रहा है वो जो सोवियत संघ रहा है, यानी कि रूस रहा है। तो रूस के सहायता से ही हम लोग ये, रूस की सहायता से बोकारो और भिलाई का जो ये इस्पात कारखाना और स्टील प्लांट लगाया गया। दुर्गापुर जो है, ये दुर्गापुर ब्रिटेन की, ब्रिटेन यानी यूके की सहायता से दुर्गापुर लगा। एक और कारखाना आ जाता है राउरकेला, राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट जो है यह किसके थी से, ये किसके सहयोग से लगाया गया? तो यह जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि ये चारों कारखाने जो हैं, ये इस्पात संयंत्र जो हैं और स्टील कारखाने जो लगाए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, किन किन देशों की मदद से लगाए गए। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रहा था, लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था, कितना किया गया था? इसका लक्ष्य जो है 4.5% निर्धारित किया गया था। लेकिन जो प्राप्ति जो हुई वो कितना का हुई? तो 4.1%, यानी कि 4.1% प्राप्ति हुई, निर्धारण किया गया था 4.5%। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य रहा ये अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, आत्म ये निर्भर बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। इसमें जो है
कृषि और उद्योग दोनों की प्राथमिकता दी गई। दोनों की प्राथमिकता दी गई, कृषि और उद्योग की। यह जो है योजना जो है, इसका जो लक्ष्य था, इसका लक्ष्य जो था 5.6% जो था वो निर्धारित किया गया था। ये निर्धारित निर्धारित लक्ष्य जो था वो 5.6 था। लेकिन जो आउटकम प्राप्त हुआ, ये जो प्राप्ति जो हुई, ये कितना का हुई दोस्तों? तो यह 2.8%। तो जैसा कि हम लोग आंकड़ा देख कर ही बता सकते हैं कि जो वृद्धि दर जो 5.6% हम लोग निर्धारित किए थे, वह सिर्फ 2.8% रही। तो यह योजना असफल रही। यह योजना असफल रही। और इस योजना को असफल रहने के कारण दो तीन कारण है, वो भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि यह योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी, वो किन किन कारणों के चलते असफल रही। तो पहला हम लोग देख लेंगे, भारत चीन युद्ध। दूसरा हो जाएगा भारत पाक युद्ध। तीसरा हो जाएगा अकाल या सूखा पड़ा हुआ था। ठीक है। तो भारत चीन युद्ध कब हुआ गया था दोस्तों? तो यह यह 1962 में हो गया था। भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ। और ये अकाल और जो सूखा था, यह 1966 में हुआ। तो ये तीन जो कारण है मेजर, जो ये कारण है, ये इन्हीं कारणों के चलते जो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है, ये काफी असफल रही। ये बहुत ही असफल योजना रही। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, जब योजनाएं ये सफल रही, तो इसी के बाद योजना अवकाश आ गया। तो योजना अवकाश जो है, यह 1966 से 1969 तक चला। ये 1966 से 1969 तक चला। इसमें तीनों साल के लिए तीन वार्षिक योजनाएं बनाई गई। तीन वार्षिक योजनाएं बनाई गई। ठीक है। कृषि और उद्योगों को कृषि और उद्योग के क्षेत्र में कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दी गई। कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दी गई, लेकिन संसाधनों की कमी से यह योजना भी काफी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाई। ये जो योजना अवकाश जो है, यह कुछ खास नहीं कर पाई, और ये जो 3.8% की वार्षिक वृद्धि सिर्फ प्राप्त कर पाई। ये तीन तीन इसमें 1966 से 1969 तक ये चला। तीनों साल में ये तीन वार्षिक योजनाएं बनाई गई। कृषि और भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई, और संसाधनों की कमी के चलते, यानी कि उस समय जब हम लोग, ठीक भारत पाक युद्ध जो हुआ था खत्म, उसके पहले भारत चाइना का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद जो अकाल पड़ गया, तो ये तीनों चीजों के चलते संसाधनों की काफी कमी हो गई थी, जिसके चलते जो वार्षिक वृद्धि दर है, मात्र 3.8% ही प्राप्त हम लोग कर पाए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यानी कि चौथा पंचवर्षीय योजना जो है, यह 1969 से ये 1974 तक चला। यानी 69 से 74 तक चला। तो इस योजना का जो उद्देश्य रहा, ये रहा स्थायित्व के साथ इस योजना का जो उद्देश्य रहा, स्थायित्व के साथ स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो है,
इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। ये मुख्य उद्देश्य रहा। ठीक है। तो स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। लेकिन इसको किसके फॉर्मूला पर रखा गया था, यानी कि किसके मॉडल पर यह आधारित था? तो ये गॉडगिल फॉर्मूला पर, ये जो गॉडगिल फॉर्मूला जो है यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना यानी चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। इसी में एक और इसी में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है। इसी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसमें अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो वो कब किया गया था? तो यह 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी में ही हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति जो है ये चौथी पंचवर्षीय योजना में ही आई थी। और इसका जो लक्ष्य जो घोषित था, यानी कि निर्धारित वृद्धि लक्ष्य जो था, निर्धारित जो लक्ष्य का निर्धारण किया गया था वो 5.6% था। लेकिन जो लक्ष्य की प्राप्ति हुई वो कितना हुई दोस्तों? तो 3.6% हुई। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ तथ्य हो गए। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया था ये 19 जुलाई 1969 को किया गया था। अब इसी में अगर कभी पूछ ले कि दूसरा बार कब किया गया राष्ट्रीयकरण बैंकों का, दूसरा बार राष्ट्रीयकरण बैंकों का कितने बैंकों का किया गया? तो दूसरा बार 6 बैंकों को किया गया। ये कब किया गया दोस्तों? तो यह 15 अप्रैल 1980 को किया गया। 15 अप्रैल 1980 को किया गया। ये जो तथ्य है ये इस योजना में नहीं है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी जो पहली बार 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था यह 19 जुलाई 1969 को हुआ, तो हम दूसरा वाला भी यहीं पर बता दें कि कभी परीक्षा में पूछ ले कि दूसरा बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये 6 बैंकों को किया गया। कब किया गया? तो 15 अप्रैल 1980 को किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा, इस योजना का जो दोस्तों मुख्य उद्देश्य रहा वो गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर जोर दिया गया। आत, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर जोर दिया गया। ठीक है। तो गरीबी उन्मूलन पर जोर और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर जोर। ठीक है। और इसी में एक पॉइंट आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली, यानी कि जो अभी एनएच वाला जो सिस्टम चल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, प्रणाली की शुरुआत इसी में हुई थी। किसमें? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसी में एक बहुत ही, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो लाया गया था, एमएनपी, सॉरी, ये एमएनपी कार्यक्रम एक लाया गया था। एमएनपी कार्यक्रम, इसको हिंदी में बोलेंगे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि एमएनपी का जो फुल फॉर्म हो गया, यह मिनिमम, इसका भी फुल फॉर्म आप देख लीजिए, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म हो गया एमएनपी का।
तो ये जो एमएनपी जो लाया गया, किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों भारत में? तो यह जो था एमएनपी को डीपी धर के द्वारा लाया गया था। डीपी धर, ये डीपी धर के द्वारा लाया गया था। यह कहाँ के थे डीपी धर जो थे? यह एक क्या थे? तो यह एक अर्थशास्त्री थे। इन्हीं के द्वारा ये एमएनपी कार्यक्रम जो है यह लाया गया था। लेकिन कभी-कभी क्वेश्चन ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना को सिर्फ 4 साल तक चलाया गया? ये 4 साल तक चला था सिर्फ, 4 साल तक, ये 4 साल तक चला। तो 4 साल तक क्यों चला? तो 4 साल तक चलने का कारण ये रहा कि 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार आई, जिसमें जो पीएम थे कौन थे? प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये प्रधानमंत्री थे। इन्होंने इस योजना को खारिज कर दिया। इस पंचवर्षीय योजना का 5वां साल इन्होंने खारिज कर दिया। तो यह योजना जो है ये 4 साल तक ही चला। लेकिन इस योजना का जो लक्ष्य हम लोग अब देख लेंगे कि इस योजना का लक्ष्य कितना निर्धारित था। तो लक्ष्य का जो निर्धारित जो लक्ष्य था, ये निर्धारण था 4.4%। और जो प्राप्ति थी, लक्ष्य की जो प्राप्ति थी वो वृद्धि दर, वो 4.8% थी। यह योजना सफल रही। लेकिन गरीबी उन्मूलन में काफी जो विशेष कमी नहीं आई। ये जो गरीबी उन्मूलन पर जो हम लोग इस पर जोर दिए थे, इस पर ध्यान दिए थे, इसमें कमी नहीं आई। तो 1978 में इस योजना को जनता पार्टी की सरकार पीएम मोरारजी देसाई के द्वारा खारिज कर दिया गया। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जब खारिज कर दिए तो उसके बाद आया था ये रोलिंग प्लान आया था बीच में। थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। जब 5वीं पंचवर्षीय योजना एक साल जो पहले खारिज कर दी गई तो उसके बाद रोलिंग प्लान आया था। तो रोलिंग प्लान जो था वो गुनार गुनार मिडल मिडल जो थे, ये स्वीडिश अर्थशास्त्री जो थे, ये स्वीडिश अर्थशास्त्री थे, ये गुनार मिडल। इन्हीं के द्वारा रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस कराया गया। किसके द्वारा? गुनार मिडल के द्वारा। और ये जनता पार्टी की सरकार जो है इसी रोलिंग प्लान को स्वीकार की। इसी प्लान को कौन? रोलिंग प्लान को, ठीक है। परिणाम सकारात्मक नहीं रहा। इसका जो परिणाम जो था वो सकारात्मक नहीं रहा। रोलिंग प्लान जो है सकारात्मक नहीं रहा इसका प्लान। ये कब लाया गया था? तो दोस्तों ये 1978 में, जब ये 5वीं पंचवर्षीय योजना खत्म की गई। 1978 से 1980, यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं, 1978 से 1980 के बीच में रोलिंग प्लान आया था। गुनार मिडल जी जो स्वीडिश अर्थशास्त्री थे उनके द्वारा लाया गया। ये जनता पार्टी की जो सरकार थी इसको रोलिंग प्लान को एक्सेप्ट की थी। लेकिन जो उसका आउटकम था, जो परिणाम था, वो सकारात्मक नहीं रहा। इसलिए 1980 में जब छठी पंचवर्षीय योजना जब चालू हुई तो उस समय की जो प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस की सरकार आई। तो ये रोलिंग प्लान को उन्होंने रोलिंग प्लान को हटाकर फिर पंचवर्षीय योजना को अपना लिया। पंचवर्षीय योजना को अपनाया।
1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा पंचवर्षीय योजना को फिर से अपनाया गया है। किसके हटाकर? तो ये रोलिंग प्लान जो आया था 1978-80 के बीच में, जो मोरारजी देसाई के द्वारा, उन्हीं के सरकार में गुन्नार मिटल के द्वारा लाया गया। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसमें छठी पंचवर्षीय योजना में ही देखेंगे कि और क्या क्या चीज इसमें है। तो छठी पंचवर्षीय योजना में जो उद्देश्य इसका जो उद्देश्य रहा, ये था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि, इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा। लक्ष्य जो था वह 5.2% निर्धारित किया गया, वृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया। लेकिन जो प्राप्ति जो हुई वो कितना हुई दोस्तों? तो 5.54%। यानी कि यह योजना भी लगभग सफल रही। लगभग क्या, ये योजना सफल रही, लेकिन इसमें भी गरीबी में कुछ विशेष कमी नहीं आई। इसी में एक और इम्पोर्टेंट तथ्य आ जाता है छठी पंचवर्षीय योजना में। इसी में नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड नाबार्ड की स्थापना इसी में हुई, जिसका हिंदी होता है राष्ट्रीय कृषि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। इसका अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो कब लाया गया, नाबार्ड कब इंट्रोड्यूस कराया गया? तो यह 12 जुलाई 1982 को यह नाबार्ड जो कार्यक्रम है इसको इंट्रोड्यूस करके छठी पंचवर्षीय योजना में लाया गया। अब कभी कभी ये होता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्री CUL एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हो गया, किसका? नाबार्ड का। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेंगे। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो हुई, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत दोस्तों यही छठी पंचवर्षीय योजना में ही की गई। एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो कि आता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस ये छठी पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना से जितना भी क्वेश्चन बनता है, ये आपको हम लोगों ने, देखिए इसको मैं साइड कर दे रहा हूँ। ये रोलिंग प्लान वाला हो गया, इधर जो मैं समझाया था। ये छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में हो गया, नाबार्ड हो गया। ठीक है। कांग्रेस के द्वारा फिर ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा पंचवर्षीय योजना के लिए अपनाया गया था। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि पर ध्यान दिया गया। ये सारी बातों को हम लोगों ने देख लिया। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका यही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए काफी मोटिवेट करता है। तो चलिए हम लोग सातवीं पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 1985 से 90 ईस्वी तक चली थी। इसमें क्या क्या था? इसमें जो था देसी तकनीक पर विकास, देसी तकनीकी विकास पर जोर दिया गया। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया
सामाजिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक समानता को घटाना या कम करना जो है इसका उद्देश्य रहा। तीसरा एक लिख लेंगे, उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना। रोजगार के अधिक रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाना। तो ये सारी जो चीजें, जो तीनों पॉइंट है, ये इस 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रही। अब हम लोग देखेंगे कि इसी में एक नारा दिया गया था, एक इम्पोर्टेंट स्लोगन जो है, इसको कहिए इम्पोर्टेंट स्लोगन या इसको नारा कहिए, जो दिया गया था। ये कौन सा नारा था? भोजन, काम और उत्पादन। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। ये भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। इसमें सबसे पहले देख लेंगे कि ये जो इस समय पीएम थे, कौन थे दोस्तों? तो यह राजीव गांधी जी जो थे, इस समय पीएम थे। कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। एक और पॉइंट हम लोग देख लेंगे, जो है इसका लक्ष्य निर्धारित कितना किया गया था। ये जो वृद्धि का जो लक्ष्य है, निर्धारण जो है, वृद्धि निर्धारण लक्ष्य जो है, कितना घोषित किया गया था, पहली बार निर्धारित किया गया था इसको। तो यह हो गया 5% इसको निर्धारण किया गया था। और वास्तविक वृद्धि दर की जो प्राप्ति हुई, वास्तविक वृद्धि दर की जो प्राप्ति हुई, वो कितना रही? तो वो 6.02% की प्राप्ति हुई इसमें। और एक इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि पहली बार इसमें जो निजी क्षेत्रों का जो है, सार्वजनिक क्षेत्रों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। यानी कि पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा वरीयता दी गई। किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इससे जो भी संबंधित आपका जो तथ्य रहा दोस्तों, देखिए इस तथ्य को बिल्कुल मैं क्रिस्टल क्लियर कर दे रहा हूँ। कोई भी तथ्य इसमें नहीं बच रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट नारा हम लोग देख लेंगे, लक्ष्य इसका भी देख लेंगे, जो ये तीनों उद्देश्य रहा, ऊपर ये जो उद्देश्य रहा, ये उद्देश्य देख लेंगे। तो यही 7वीं पंचवर्षीय योजना रही। तो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो रही, इसमें क्या क्या था दोस्तों? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1992 से 97 तक चली। लेकिन इसी के बीच में, चूंकि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 7वीं चली थी, ठीक है। तो ये 92 से 97 8वीं चल रही है। इसका मतलब इसमें 2 सालों का जो गैप रहा, तो इसमें वार्षिक योजनाएं लाई गई थी। कौन सी? वार्षिक योजनाएं लाई गई, जो 1990 और 92 में वार्षिक योजनाएं ये चली थी, ठीक है। क्योंकि उस समय काफी अस्थिरता थी, इकोनॉमी जो थी भारत की, काफी जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था में अस्थिरता थी। विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम हो गया था। विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम हो गया। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, जो थे उस समय के प्रधानमंत्री जी थे, ये पीवी नरसिम्हा राव जी थे। इन्होंने ही इस समस्या से निपटने के लिए दोस्तों, मेरा राइटिंग थोड़ा सा उतना
अच्छा नहीं है तो आप लोग देख लीजिएगा कि पढ़ने लायक है कि नहीं, ये पढ़ा जा रहा है कि नहीं अच्छे से। तो विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम हो गया था, काफी, ये काफी कम यहाँ पर छोड़ दिए थे हम। विदेशी मुद्रा भंडार जो है काफी कम हो गया था। तो पीएम उस समय के जो पीवी नरसिम्हा राव जी थे, इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने एलपीजी एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि एलपीजी को लाया। ये एलपीजी क्या होता है दोस्तों? एलपीजी ये होता है लिबरलाइजेशन, ये होता है प्राइवेटाइजेशन, और ये हो जाता है ग्लोबलाइजेशन। यानी कि लिबरलाइजेशन मतलब हो गया उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब हो गया निजीकरण, और ये ग्लोबलाइजेशन मतलब हो गया वैश्वीकरण। तो ये 1990 से, जो 1990 से 92 के बीच में ये जो वार्षिक योजनाएं चलाई गई, ये वार्षिक योजना देखिए यहाँ पर हम रेड से टिक कर दे रहे हैं। ये वार्षिक योजना जो थी, ये 1990 से 92 के बीच में चलाई गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही तथ्य रहा दोस्तों, ये एलपीजी जो को लाया गया पीवी नरसिम्हा जी राव जी के द्वारा। ये जो विदेशी मुद्रा भंडार का जो काफी कमी हो गया था, अर्थव्यवस्था में काफी अस्थिरता चल रही थी, तो इस चीज को इसमें लाया गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुई दोस्तों, इसको भी हम लोग देख लें। इसमें मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। यानी कि इस पर बल दिया गया, किस पर? रोजगार, शिक्षा। इसका उद्देश्य मानव संसाधन विकास करना था, यानी कि रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य पर, जो आम जन है उनके स्वास्थ्य पर बल दिया गया। इसमें उद्योगों को आधुनिकरण आधुनिकरण जो है इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। रोजगार सृजन किया गया। जब उद्योगों का आधुनिकरण हुआ तो रोजगार सृजन हुआ। इसी में 8वीं पंचवर्षीय योजना में एक और इम्पोर्टेंट तथ्य आ जाता है कि अपना भारत जो देश रहा वो ये अपना जो भारत डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना। डब्ल्यूटीओ का सदस्य कब बना था दोस्तों? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर एग्जैक्ट डेट इसका पूछ लिया जाए कि कब बना था डब्ल्यूटीओ का सदस्य अपना देश भारत, तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 1995। ये 1 जनवरी हो गया। 1 जनवरी 1995 को अपना भारत जो देश है वह विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये डब्ल्यूटीओ का जो फुल फॉर्म हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो गया, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ का सदस्य बन गया। अब इस योजना में जो निर्धारित लक्ष्य था, निर्धारित वृद्धि लक्ष्य जो था वो कितना था? तो और लक्ष्य जो था वो 5.6% निर्धारित किया गया था, लेकिन जो प्राप्ति हुई वो कितना हुई दोस्तों? तो 6.8% जो है प्राप्ति हुई, और यह योजना सफल रहा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ।
तो नौवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 के बीच में चली थी। इसमें क्या था दोस्तों, यह न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास इसका उद्देश्य था। समानता के साथ विकास इसका ये उद्देश्य था। किसका? नवीं पंचवर्षीय योजना का। इसमें जो लक्ष्य था वो 6.5% घोषित किया गया था, यानी निर्धारित किया गया था। ठीक है, लेकिन प्राप्ति जो हुई इसका, ये प्राप्ति कितना हुई दोस्तों इसमें? 5.4%। कितना हुई? 5.4% हुई। इसी में देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए थी किया गया पहली बार शिक्षा पर जो पहल है, देश के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो देश के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना दोस्तों, ये भी इसी कार्यक्रम में रहा, यानी नवीं पंचवर्षीय योजना में। और वंचित जो समाज के वंचित वर्ग थे, तो वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, वंचित वर्ग जो समाज के थे उसको सशक्त बनाना, और लोगों की जीवन की गुणवत्ता लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ये सब इस नवीं पंचवर्षीय योजना का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य यही सब था। उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, लेकिन ये जो इन चीजों पर काफी ध्यान दिया गया। अब इसमें आर्थिक विकास के लिए जो थे, इसमें जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों संयुक्त रूप से प्रयास किए। किसके लिए? तो आर्थिक विकास के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र का संयुक्त प्रयास रहा। किसके लिए? आर्थिक विकास के लिए। तो ये सारा जो था, ये नवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था, ये उद्देश्य जो था, देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। क्या था दोस्तों? देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, ये इसका उद्देश्य रहा। और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, इसका उद्देश्य था। किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, ये वृद्धि दर जो निर्धारित किया गया, कि कितना वृद्धि निर्धारित लक्ष्य जो है किया गया, तो ये निर्धारण किया गया था दोस्तों, ये 8% निर्धारित किया गया। लेकिन जो प्राप्ति रही वो 7.5% रही। सॉरी, इसको अच्छा से लिख दे रहे हैं, ये 7.5% इसकी प्राप्ति रही। किसका? जो वृद्धि में जो लक्ष्य जो हम लोग प्राप्त किए 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर, तो वह 7.5% रही। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 11वीं, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना हम लोग देखेंगे, जो 2007 से 2012 तक चली। तो इसका मुख्य उद्देश्य रहा
इसका मुख्य उद्देश्य रहा तीव्र और अधिक समावेशी अधिक समावेशी समावेशी विकास। तीव्र और अधिक समावेशी विकास इसका विषय वस्तु था। क्या था? विषय वस्तु था किसका? 11वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है। इसमें उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया गया। उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया गया। तो इसमें दोस्तों उच्च शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया, तीव्र और अधिक समावेशी विकास पर भी ध्यान दिया गया। इसी में सबसे एक इम्पोर्टेंट तथ्य आता है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए कि वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार नियम शिक्षा का अधिकार नियम शिक्षा का अधिकार नियम जो होता है, इसी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत किया गया। लेकिन 2010 से इसको पूरे देश में लागू किया गया। 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। इसमें क्या था? जो शिक्षा का अधिकार था, इसमें क्या था दोस्तों? यह 6 से यानी कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे थे, उनको 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निशुल्क निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है, इसी पंचवर्षीय योजना में ये भी तथ्य दिया गया। तो शिक्षा का अधिकार 2009 में लाया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का जो दिए जाने का जो नियम था, वो लगाया गया। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ये इसी पंचवर्षीय योजना का थीम था। तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट हम लोग कर देंगे। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 में लाया गया, लेकिन 2010 में पारित किया गया। अब इसमें एक और पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट होता है, इसको देख लेंगे हम लोग। जो लक्ष्य है, निर्धारित जो लक्ष्य कितना किया गया था, निर्धारित वृद्धि लक्ष्य, ये कितना किया गया था दोस्तों? तो यह 9% किया गया था। लेकिन प्राप्त लक्ष्य जो कितना है? प्राप्त लक्ष्य जो है वो 8% किया गया। तो यह इस पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण पॉइंट था। नेक्स्ट और अंतिम पंचवर्षीय योजना देखेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस पंचवर्षीय योजना को हम लोग देखेंगे। इसका जो शुरुआत जो है 2012 से 17 में तक ये योजना चला। इसका थीम जो था, यानी कि उद्देश्य जो था, इसका भी उद्देश्य जो क्या था? तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास, ये जो था इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी में बुनियादी ढांचा को मजबूत करना था। क्या था? बुनियादी ढांचा जो था, बुनियादी ढांचा को मजबूत करना जो है, इसी में था। इसी में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि सभी गांवों तक बिजली आपूर्ति बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करना। ठीक है, सभी गांवों तक बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करना 12वीं पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य था। इसी में एक और पॉइंट जो आ जाता है, यह लैंगिक असमानता, यानी कि लैंगिक और सामाजिक सॉरी ये लैंगिक और
सामाजिक अंतराल दूर करना था। दूर करना, ये लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना इसका उद्देश्य रहा। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण जो इसको लिख लेंगे, महत्वपूर्ण इसमें तथ्य था, प्रति वर्ष ये एक लक्ष्य घोषित किया गया था। प्रति वर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर में, 1 मिलियन हेक्टेयर हरित क्षेत्र, हरित क्षेत्र में वृद्धि करना, यानी कि हरित क्षेत्र को बढ़ाना। ये हरित क्षेत्र को बढ़ाना, ये कितना? 1 मिलियन हेक्टेयर हरित क्षेत्र को बढ़ाना प्रति वर्ष, इस योजना का ये भी उद्देश्य रहा। इसका जो लक्ष्य जो था वो 9% था, लेकिन जो प्राप्ति हुई, ये प्राप्ति जो हुई, ये कितना हुई दोस्तों? ये 8% की प्राप्ति हुई। तो यह योजना आयोग का जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, वह लास्ट योजना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था, ये पंचवर्षीय योजना का लास्ट योजना था। इसके बाद नीति आयोग को रिप्लेस कर दिया गया। नीति आयोग से इस पंचवर्षीय योजना को रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि पंचवर्षीय योजना के जगह पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। नीति आयोग का गठन कर दिया गया। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। 1 जनवरी 2015। हमारा यही लक्ष्य रहता है दोस्तों कि जितना भी उस टॉपिक से क्वेश्चन बने, जो भी इम्पोर्टेंट बने, उसको इसी वीडियो में एकदम बिल्कुल समझा देना। सभी विषयों पर मेरा यही जो मेन मोटिव रहता है, यही रहता है कि मैं उससे जितने भी प्रश्न बने उसको एकदम बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों को समझा दूं दोस्तों। तो नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। तो कभी कभी पूछ लेता है नीति, ये नीति, 1 मिनट दोस्तों, ये नीति जो है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति का फुल फॉर्म हो गया, नीति का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है। अगर इसको हिंदी में हम लोग देख लेंगे तो इसका होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसको नीति का। ठीक है। तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग को पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके नीति आयोग को इंट्रोड्यूस जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया। तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे, ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं, वही थे। तो उस समय प्रधानमंत्री पहली बार नरेंद्र मोदी जी जो बने थे 2014 में। ये 2015 में जब इसके नीति आयोग का जब ट्रांसफॉर्म हुआ तो नरेंद्र मोदी जी प्रथम अध्यक्ष बने, और उस समय ये जो पीएम जो थे ये नरेंद्र मोदी जी ही थे। तो एक और चीज देख लेंगे, इसमें 3 चीज होता है नीति आयोग में: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ। तो उपाध्यक्ष जो थे, यानी फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे उस समय? तो फर्स्ट उपाध्यक्ष दोस्तों अरविंद पनगड़िया जी जो थे, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया जी जो थे ये उपाध्यक्ष थे। और सीईओ जो थे ये ये सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर जो जी थे, ये सीईओ उस समय के सिंधु श्री खुल्लर। उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी। तो यही नीति आयोग से बारे में कुछ
जो महत्वपूर्ण जानकारी जो बन सकती है, उसको हमने दे दिया दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है, आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? आज का जो हमारा पढ़ाने का जो तरीका था वो कैसा लगा? आज का जो ये कंटेंट हमने बनाया वो कैसा लगा? ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि यही जो लाइक, शेयर, जो सब्सक्राइब है मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।